नमस्ते दोस्तों, मैं हूं एंटनी। और मैं हूँ डॉरथी। आज हम आपको एक सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, एक छोटे से पहाड़ी गांव की, जहां रात के बाद कोई दरवाजा नहीं खोलता। इस गांव का नाम है देवीपुर और कहते हैं जो रात में दरवाजा खोलता है वो अगली सुबह नहीं दिखता। तो चलिए सुनते हैं देवीपुर की रात की असली कहानी। उत्तराखंड के घने जंगलों के बीच छुपा हुआ देवीपुर गांव दिल्ली से लगभग 8 घंटे की यात्रा पर था। अमित की बस जब पहाड़ी रास्तों पर चढ़ने लगी तो उसे एहसास हुआ कि वो शहर से कितनी दूर जा रहा है। हर मोड़ के साथ मोबाइल का नेटवर्क कम होता जा रहा था और अंततः बिल्कुल गायब हो गया। 22 साल का अमित इंजीनियरिंग के तीसरे साल का छात्र था। आधुनिक सोच रखने वाला यह लड़का अपनी 75 साल की नानी से मिलने जा रहा था, जिनसे वो बचपन के बाद नहीं मिला था। कॉलेज की गर्मियों की छुट्टियों का फायदा उठाकर उसने सोचा था कि नानी के साथ कुछ समय बिताएगा। गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी ठंडक और खामोशी थी। घरों के बीच काफी दूरी थी और शाम होते ही लोग अपने घरों में दुबक जाते थे। नानी का घर गांव के किनारे जंगल के नजदीक था। पुराने देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ यह मकान देखने में थोड़ा डरावना लगता था। 2 मंजिला लकड़ी का घर, जिसकी छत पर स्लेट लगी हुई थी और दीवारों पर काई जमी हुई थी। नानी ने अमित को गले लगाया। उनकी आंखों में खुशी थी, लेकिन चेहरे पर चिंता भी साफ दिख रही थी। बेटा, यहाँ आकर अच्छा लगा, नानी ने गंभीर आवाज में कहा। लेकिन एक बात का बहुत ध्यान रखना, यहाँ सूरज डूबने के बाद कभी भी दरवाजा मत खोलना, चाहे बाहर कुछ भी सुनाई दे। यहाँ तक कि अगर मेरी आवाज भी सुनाई दे तब भी नहीं। अमित ने हंसते हुए कहा, अरे नानी, ये क्या बात हुई? कोई भूत प्रेत तो होते नहीं है? नानी का चेहरा और भी गंभीर हो गया। बेटा, यहाँ भूत प्रेत नहीं है। यहाँ इससे भी बुरी चीज है, वो चीजें जो मर चुकी हैं लेकिन फिर भी जिंदगी चाहती हैं, और अब वो इंसानों की आवाज में बात करना सीख गई है। शाम के खाने के दौरान नानी ने बताया कि पिछले 10 सालों में गांव के 5 लोग गायब हो चुके हैं। सभी ने रात को अपना दरवाजा खोला था। रामदीन काका को पहले ले गई थी। नानी की आवाज धीमी पड़ गई। उनकी बेटी की आवाज में बुलाया था, फिर सुनीता को उसके पति की आवाज में। एक एक करके नानी की आवाज कांप रही थी। अगले दिन सुबह अमित ने गांव घूमने का फैसला किया। दिन की रोशनी में सब कुछ सामान्य लग रहा था। बच्चे खेल रहे थे, औरतें काम में लगी हुई थीं और बुजुर्ग धूप में बैठकर हुक्का पी रहे थे। अमित की मुलाकात गांव के मुखिया सुरेंद्र सिंह से हुई। 50 साल के इस आदमी के चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में डर छुपा हुआ था। तुम शहर से आए हो बेटा, अच्छी बात है, लेकिन रात का नियम याद रखना। यहाँ का यह नियम जीवन और मौत का मामला है। सुरेंद्र सिंह ने बताया कि यह समस्या 10 साल पहले शुरू हुई थी। एक तांत्रिक यहाँ आया था, कहता था कि मरे हुए लोगों से बात करा सकता है। कुछ लोगों ने उससे अपने मरे हुए रिश्तेदारों से मिलवाने को कहा। उसने जंगल में कुछ काला जादू किया, लेकिन कुछ गलत हो गया। अगली सुबह वो तांत्रिक मरा पाया गया। उसका शरीर था, लेकिन चेहरा जैसे किसी ने अंदर से खोखला कर दिया हो। अमित ने पूछा, तो क्या सच में कुछ अलौकिक है यहाँ? बेटा, मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, बीए तक पढ़ाई की है, लेकिन जो मैंने यहाँ देखा है वो किसी किताब में नहीं लिखा है। दोपहर में अमित ने उस जंगल को देखने का फैसला किया जहां वो तांत्रिक काला जादू करता था। जगह अभी भी वीरान थी। जमीन पर अजीब से निशान बने हुए थे, जैसे कोई बड़ा गोला खींचा गया हो। पेड़ों पर भी काले निशान थे। वहां हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे कुछ सड़ रहा हो। अमित को जल्दी ही वहां से बेचैनी महसूस हुई और वो वापस चला गया। शाम को गांव के कुछ और लोगों से मिला। सबकी एक ही बात थी, रात को दरवाजा मत खोलना। बूढ़ी लक्ष्मी आंटी ने बताया, मैंने अपने कानों से सुना है बेटा, मेरे मरे हुए पति की आवाज में कोई मुझे बुलाता था। इतना सही लगता था कि एक बार तो मैं उठकर दरवाजे तक गई थी। फिर क्या हुआ? अमित ने पूछा। फिर मुझे याद आया कि मेरे पति को खांसी की बीमारी थी, हमेशा बोलते समय खांसते थे।
लेकिन यह आवाज में खांसी नहीं थी। तब समझ आया कि यह कोई और है। बस डॉरोथी, अब यहां से आगे की कहानी मैं सुनाऊंगा। ठीक है एंटोनी, अब तुम्हारी बारी है। रात का खाना खाने के बाद नानी ने फिर से चेतावनी दी। बेटा, तुम्हारा कमरा ऊपर है, खिड़की दरवाजा सब बंद करके सोना, और हां, कानों में रुई डाल लेना। रुई क्यों नानी? ताकि आवाज साफ न सुनाई दे। अगर साफ सुनाई देगी तो तुम्हारा मन करेगा दरवाजा खोलने का। अमित ने सोचा कि नानी अंधविश्वास में डूबी हुई हैं। उसने रुई नहीं डाली और सो गया। रात के लगभग 2 बजे उसकी नींद टूटी। बाहर से आवाज आ रही थी, अमित बेटा, अमित। यह आवाज उसकी मां की थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी वो घर में बुलाती थी। अमित बेटा, दरवाजा खोलो ना, मैं तुम्हारी मम्मी हूं, मैं यहां तुमसे मिलने आई हूं। अमित का दिल तेजी से धड़कने लगा। आवाज इतनी सही थी कि एक पल के लिए उसे लगा कि वाकई मां आई है। मम्मी, आप यहां कैसे? आपको तो पता भी नहीं था कि मैं यहां आया हूं। बेटा, तुम्हारी नानी ने बताया था, मुझे बहुत चिंता हो रही थी, इसलिए आ गई। अब दरवाजा खोलो। अमित उठकर दरवाजे के पास गया। उसका हाथ कुंडी पर था। मम्मी, लेकिन इतनी रात को आप यहां कैसे आईं? गाड़ी कहां है? वो टैक्सी से आई हूं। टैक्सी वाला नीचे इंतजार कर रहा है। अब जल्दी दरवाजा खोलो, बाहर बहुत ठंड है। अचानक अमित को कुछ अजीब लगा। उसकी मां कभी भी रात को अकेले इतनी दूर नहीं आती और वो हमेशा पहले फोन करती हैं। मम्मी, अगर आप सच में मम्मी हैं तो बताइए, मेरा बचपन का वो खिलौना कौन सा था जिसके बिना मैं नहीं सोता था? बाहर से अचानक सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद फिर आवाज आई, लेकिन अब उसमें पहले जैसी मिठास नहीं थी। अमित बेटा, दरवाजा खोलो। अब आवाज में एक अजीब सी कर्कशता आ गई थी, जैसे कोई आवाज की नकल करने की कोशिश कर रहा हो लेकिन परफेक्ट नहीं हो पा रहा। तुम कौन हो? तुम मेरी मम्मी नहीं हो, अमित ने डरते हुए कहा। बाहर से एक अजीब सी हंसी आई। फिर आवाज बदलने लगी, पहले मां की, फिर पिता की, फिर दोस्तों की, जैसे कोई रेडियो का चैनल बदल रहा हो। अंत में एक डरावनी चीख सुनाई दी और फिर सब कुछ शांत हो गया। अमित पूरी रात जागता रहा। अगली सुबह अमित की हालत देखकर नानी समझ गई कि रात को कुछ हुआ है। क्या हुआ बेटा? चेहरा देखो अपना, नानी ने चिंता से पूछा। अमित ने सारी बात बताई। नानी ने गहरी सांस ली। अच्छा किया बेटा कि तूने दरवाजा नहीं खोला, वरना आज तू यहां नहीं होता। लेकिन नानी, वो चीज है क्या? कैसे किसी की भी आवाज नकल कर लेती है? नानी ने अमित को बैठाया और पूरी कहानी सुनाई। 10 साल पहले यहां राम सिंह नाम का एक तांत्रिक आया था। उसका कहना था कि वो मरे हुए लोगों की आत्माओं को वापस बुला सकता है। गांव के कुछ लोगों के मरे हुए रिश्तेदार थे, किसी का बेटा, किसी का पति, किसी के माता पिता। तांत्रिक ने कहा कि वो उन्हें एक रात के लिए वापस ला सकता है, बात करा सकता है। पैसे लेकर उसने जंगल में एक बड़ा यज्ञ किया। काली रात थी, अमावस्या की, लेकिन जो उसने किया वो गलत था। उसने मरे हुए लोगों को बुलाने की बजाय कुछ और चीजों को बुला लिया, ऐसी चीजें जो न तो मरी हुई हैं और न ही जिंदा, वो बीच में अटकी हुई हैं। अगली सुबह तांत्रिक मरा मिला। उसकी आंखें और मुंह खुले हुए थे, जैसे उसने कुछ बहुत डरावना देखा हो। डॉक्टर ने कहा कि दिल का दौरा पड़ा है, लेकिन हम जानते हैं कि असली बात क्या है। उसके मरने के बाद से यहां यह सब शुरू हुआ। वो चीजें यहां रह गईं और अब वो इंसानों के शरीर चाहती हैं। अगर कोई दरवाजा खोल दे तो वो उस इंसान के अंदर घुस जाती है और फिर उसकी जगह ले लेती है। दोपहर में अमित गांव के पुजारी जी से मिला। 60 साल के रामदास पुजारी ने भी वही बात कही। बेटा, मैंने खुद देखा है। रामदीन काका के गायब होने के बाद 2 दिन बाद वो वापस आया था, लेकिन वो रामदीन काका नहीं था। उसकी आंखें अलग थीं, बोलने का तरीका अलग था। 3 दिन बाद वो फिर गायब हो गया। मतलब वो चीजें ज्यादा दिन इंसानी शरीर में नहीं रह सकती? अमित ने पूछा। नहीं बेटा, इसीलिए वो बार बार नए शिकार ढूंढती रहती हैं। दूसरी रात अमित ने नानी की बात मानकर कानों में रुई डाली, लेकिन फिर भी आवाज सुनाई दे रही थी। इस बार आवाज उसके बेस्ट फ्रेंड राहुल की थी। यार अमित, मैं यहां फंस गया हूं। मेरी गाड़ी जंगल में खराब हो गई है। बाहर बहुत अंधेरा है और मुझे डर लग रहा है। प्लीज दरवाजा खोल दे।
राहुल की आवाज इतनी सही थी कि अमित को लगा जैसे वाकई राहुल बाहर खड़ा है। राहुल उसका बचपन का दोस्त था और वो जानता था कि राहुल को अंधेरे से बहुत डर लगता है। राहुल, तू यहां कैसे आया? तुझे तो पता भी नहीं था कि मैं यहां हूं। यार, तेरी मां ने बताया था, मैं तुझसे मिलने आया था। रास्ते में गाड़ी खराब हो गई, अब मैं यहां पैदल आया हूं। बहुत डर लग रहा है यार, प्लीज दरवाजा खोल। अमित का दिल पिघलने लगा। राहुल की आवाज में सच में डर था। ठीक है राहुल, मैं दरवाजा खोलता हूं। वो उठकर दरवाजे के पास गया, लेकिन अचानक उसे कुछ याद आया। राहुल, अगर तू सच में राहुल है तो बता, हमारे कॉलेज में वो लड़की कौन है जिस पर तुझे क्रश है? बाहर से थोड़ी देर सन्नाटा रहा, फिर आवाज आई, यार ये कोई वक्त है इन बातों का, मैं यहां डर रहा हूं। अमित को शक हुआ। राहुल हमेशा प्रिया का नाम लेने से शर्माता था, लेकिन अगर वो सच में डरा हुआ होता तो बता देता। नहीं राहुल, पहले बता। अचानक बाहर से एक अजीब सी चीख आई, फिर आवाज बदलने लगी। पहले राहुल की, फिर अमित के पिता की, फिर नानी की। अमित बेटा, खोलो दरवाजा। लेकिन अब आवाज में वो इंसानियत नहीं थी। लगता था जैसे कोई मशीन बोल रही हो। अमित दरवाजे से दूर हट गया और कंबल ओढ़कर सो जाने की कोशिश करने लगा। तीसरे दिन अमित ने तय किया कि वो इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने गांव के बुजुर्गों से उस तांत्रिक के बारे में और जानकारी इकट्ठा की। बूढ़े मुंशी जी ने बताया, वो तांत्रिक कहता था कि उसके पास एक खास किताब है जिसमें मरे हुए लोगों को बुलाने के मंत्र लिखे हैं, लेकिन उसने जो यज्ञ किया था उसमें कुछ गलत मंत्र बोले थे। वो किताब अब कहां है? अमित ने पूछा। वो उसके साथ ही जल गई थी, लेकिन सुना है कि उसकी राख अभी भी जंगल में उसी जगह पर है जहां यज्ञ हुआ था। अमित ने फैसला किया कि वो उस जगह जाकर देखेगा। दोपहर में वो जंगल की तरफ निकला। जंगल में वो जगह अभी भी वीरान थी। जमीन पर एक बड़ा गोला बना हुआ था और उसके बीच में काली राख का ढेर था। राख के पास कुछ जली हुई हड्डियां और धातु के टुकड़े पड़े हुए थे। अमित जब राख के पास गया तो हवा में अजीब सी गंध आई, जैसे कुछ सड़ रहा हो, और एक अजीब सी आवाज भी सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। अचानक राख हिलने लगी। हवा नहीं चल रही थी, लेकिन राख अपने आप हिल रही थी। अमित डरकर वहां से भाग गया। शाम को वापस आकर उसने नानी को सब बताया। बेटा, वहां मत जाया करो, वो जगह अभी भी खतरनाक है। वो चीजें दिन में भी वहां मौजूद रहती हैं। लेकिन नानी, कोई तो उपाय होगा इन्हें भगाने का, नानी ने सोचते हुए कहा। पुजारी जी कहते थे कि अगर उस राख को पवित्र कर दिया जाए और उसे बहते पानी में बहा दिया जाए तो शायद यह सब बंद हो जाए, लेकिन वो काम बहुत खतरनाक है। तीसरी रात का इंतजार कर रहे अमित को पता था कि कुछ और भयानक होने वाला है, और वाकई इस बार जो आवाज आई वो सबसे चालाकी भरी थी। नानी की आवाज, अमित बेटा, मुझे बहुत तेज बुखार आ गया है, दवाई खत्म हो गई है, मैं बाहर दवाई लेने जा रही हूं, दरवाजा खोल दे, चाबी अंदर ही रह गई है। अमित का दिल बैठ गया। इतनी रात को नानी बाहर क्यों जाएंगी? उसने तुरंत नानी के कमरे में जाकर देखा। नानी अपने बिस्तर पर गहरी नींद में सो रही थी। वापस आकर उसने कहा, नानी यहां सो रही हैं, तुम कौन हो? बाहर से नानी की आवाज में जवाब आया, अरे बेटा, मैं यहां बाहर हूं, अंदर जो सो रही है वो मैं नहीं हूं, वो कोई और है, जल्दी दरवाजा खोल, मुझे बचा। अमित कंफ्यूज हो गया। क्या सच में अंदर कोई और था? उसने फिर से जाकर देखा। नानी वहीं सो रही थी। अगर आप नानी हैं तो बताइए, कल आपने मुझे क्या नियम बताया था? आवाज थम गई। फिर धीरे धीरे वो आवाज बदलने लगी। पहले यह नानी की आवाज थी, फिर मां की, फिर राहुल की, फिर पिता की। अंत में यह कुछ और ही बन गई, कुछ ऐसा जो इंसानी नहीं था। एक ऐसी आवाज जिसे सुनकर अमित के रोंगटे खड़े हो गए। हमें अंदर आने दो, हमें तुम्हारा शरीर चाहिए। अगली सुबह अमित ने नानी और पुजारी जी के साथ मिलकर एक योजना बनाई। वो उस राख को साफ करके इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता था। बेटा, यह काम बहुत खतरनाक है, अगर कुछ गलत हो गया तो। पुजारी जी चिंतित थे। लेकिन पुजारी जी, यूं तो यह सिलसिला चलता ही रहेगा, कितने और लोग गायब होंगे। नानी ने भी हामी भरी। अमित ठीक कह रहा है,
अब बहुत हो गया। योजना यह थी कि अगले दिन सुबह सुबह जब वो चीजें कमजोर होती हैं तो वो तीनों उस जगह जाएंगे। पुजारी जी पवित्र मंत्र पढ़ेंगे, राख को गंगा जल से साफ करेंगे और फिर उसे नदी में बहा देंगे। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पुजारी जी ने कहा, जब तक हम यह काम कर रहे हों तब तक कुछ भी सुनाई दे तो उसकी तरफ ध्यान मत देना, वो चीजें हमें रोकने की कोशिश करेंगी। चौथी रात। अमित को पता था कि यह आखिरी रात है। कल सुबह वो इस समस्या को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, लेकिन शायद उन चीजों को मालूम था कि कुछ होने वाला है। रात के 12 बजे से ही आवाजें आनी शुरू हो गईं। पहले मां की, फिर पिता की, फिर राहुल की। लेकिन इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि एक साथ कई आवाजें आ रही थी। अमित, बेटा, अमित, यार, अमित, जल्दी खोलो। सभी आवाजें एक साथ बोल रही थीं, लेकिन अलग अलग बातें कह रही थीं। यह सुनकर अमित का दिमाग खराब हो रहा था। फिर अचानक नानी की आवाज आई, लेकिन यह अंदर से आ रही थी। अमित, अमित, बचाओ मुझे, ये लोग मुझे ले जा रहे हैं। अमित तुरंत नानी के कमरे में भागा। नानी वहां नहीं थी, बिस्तर खाली था। नानी, नानी, वो चिल्लाया। अचानक नानी की आवाज बाहर से आई। अमित बेटा, मैं यहां हूं, मुझे बचाओ। फिर अंदर से आई, नहीं बेटा, मैं यहां हूं। अमित समझ गया कि यह सब नकली है। वो चीजें उसे कंफ्यूज करने की कोशिश कर रही हैं। उसने पूरे घर में तलाश की। नानी रसोई में छुपकर बैठी हुई थी, डर से कांप रही थी। नानी, आप यहां क्यों? बेटा, वो चीजें घर में घुसने की कोशिश कर रही हैं। मुझे लगा कि दरवाजा खुल गया है। बाहर से अभी भी आवाजें आ रही थीं। अब यह और भी तेज हो गई थीं। लगता था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। अचानक खिड़की के शीशे हिलने लगे। दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी, जैसे कोई बाहर से धक्का दे रहा हो। यह क्या हो रहा है नानी? लगता है वो चीजें जान गई हैं कि हम कल कुछ करने वाले हैं। वो हमें रोकना चाहती हैं। पूरी रात यह सिलसिला चलता रहा। आवाजें, दरवाजे, खिड़कियों का हिलना और कभी कभी छत पर किसी के चलने की आवाज। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। एंटोनी, अब यहीं तक रहने दो। तुमने बहुत अच्छे से समझाया। अब कहानी जिस मोड़ पर है वहां से आगे मैं बताना चाहती हूँ। ठीक है डॉर्थी, अब तुम संभालो। बस पूरे दिल से सुनाना, ताकि ये कहानी सुनने वालों के जहन में उतर जाए। माफ कीजिए दोस्तों, ये हिस्सा थोड़ा लंबा हो रहा था, इसलिए इसकी अगली कड़ी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊंगी। वहीं से शुरू करेंगे जहां आज छोड़ रहे हैं। उम्मीद है आप इंतजार करेंगे। धन्यवाद। और हाँ, कमेंट करके जरूर बताना कि ये कहानी आपको कैसी लगी और अगला हिस्सा देखना है या नहीं।